हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी हेड टीचर एग्ज़ाम जो दिसंबर में निर्धारित है, उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन आने हैं और ये सभी प्रश्न जो होंगे वो 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं, जिसमें लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैथ के होंगे और कुछ क्वेश्चन उसके मैथ के टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 8115 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो आपको तो पहले ये जानना होगा कि हमारा जो 8115 है वह किसके वर्ग के बीच में आता है। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग 90 का स्क्वायर करें, 90 का वर्ग करें, तो ये लगभग आपको कितना प्राप्त होगा, ये 8100 होगा। और जो आप 91 का करेंगे तो ये आपको इसका वर्ग हो जाएगा 8281। तो आप यह कह सकते हैं कि हमारा 8115 जो है वो 90 के स्क्वायर और 91 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़नी है, तो जोड़नी है तो इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा 8182 यानी कि जो 91 का स्क्वायर हमको लाना है, तो 8100 यहाँ पर 8281 से आप 8115 को घटा लें, यानी कि 91 का जो स्क्वायर है उसमें से इस संख्या को घटा लेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाने पर आप देखते हैं कि आपको 166 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम का अर्थ होता है कि पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, यानी घटते क्रम में। तो आप यहाँ देखेंगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जो भी अंश और हर है उसमें अंतर समान है। जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है, और 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर है। जब इस तरह का अगर दिया हो तो उसमें अंश जिसका बड़ा होता है वो सबसे बड़ा संख्या होता है, और अंश जो छोटा होगा तो उसमें वो छोटी संख्या होगी। तो इस आधार पर अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ हो जाएगी 7/8, फिर 5/6 और 1/2, यानी तीसरा जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से, या उपरोक्त सभी से। तो गणित के शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी यदि उस मैदान का विकर्णवत रास्ता 15√2 मीटर है। तो यहाँ पर आप इसको एक चित्र के माध्यम से पहले समझ ले कैसा है, फिर हम लोग इस पर बात करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक फील्ड है ABCD, जिसका विकर्णवत रास्ता यानी जिसका विकर्ण जो है B और D वो आपको 15√2 है, यानी ये जो विकर्ण हमारा है वो 15√2 है। और वर्ग का विकर्ण आपको पता है कि √2 गुने भुजा होता है। तो इस तरह से भुजा आप सॉल्व करेंगे तो ये 15 मीटर आ जाता है। अब भुजा हमको प्राप्त है तो अब हमें फीते की लंबाई प्राप्त करना है, यानी कि मैदान का परिमाप। देखिए ये आपको पूरा मैदान का परिमाप हो गया, यानी ये जो टोटल हमारा पूरा है वो चारों भुजाओं को जब जोड़ते हैं तो हमें परिमाप प्राप्त होता है। तो यहाँ जो वर्ग का परिमाप होगा वही फीते की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से फीते की जो लंबाई है वो 60 मीटर होगा। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा 60 मीटर किस पे है। तो यहाँ हमारा 4 ऑप्शन जो है यानी कि 60 मीटर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि यदि कागज़ की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज़ की कितनी सीटों का भार 3.3/4 किलोग्राम होगा। तो इसको आप एक एक यानी यूनिटरी मेथड जो होता है, एक एक नियम, उससे इसको आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ है 18 सीटों का भार 50 ग्राम है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 ग्राम सीट का भार
18 सीट का, यानी 50 ग्राम जो भार है वो 18 सीट का है, तो 1 ग्राम भार हो जाएगा 18/50 सीट का। और इस तरह से आप 3.3/4 ग्राम भार का सीट की संख्या निकालेंगे तो आपको 1350 सीट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1350, यानी कि पहला ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, आकृति में x + y + z का मान है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका बाह्य कोण, यानी b का जो बाह्य कोण है x है, c का यहाँ पर y है और z a का जो है वो z है। तो इसका x, y और z जो है वो कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, चूँकि बाहर में x है, आप ये देखिए यहाँ पे, चूँकि ये हमारा x है और पूरा सरल रेखा यानी ये पूरा मिलके 180 बनता है, तो अंदर का जो होगा वो 180 - x होगा, यानी b का जो अंतः कोण होगा वो 180 - x होगा। उसी तरह से c का जो अंतः कोण होगा वो 180 - y होगा और z का 180 - z होगा। और हम जानते हैं पहले से ही कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180। तो यहाँ इस तरह से आप a, b और c के अंतः कोण को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 हो जाना चाहिए, और इसको सरल करने पर हमको x और y और z का जो मान है वो 360 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 360। यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है। तो देखिए, किसी चीज़ की रचना करने का अर्थ होता है कि उस चीज़ से आप भली भांति परिचित होकर के उसमें निपुणता प्राप्त कर लिए हैं, तो यहाँ पर वो कौशल से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे वृत्त के बारे में सिर्फ आपको बेसिक जानकारी है तो वो ज्ञान कहलाएगा। आप अन्य चीज़ों से जब वृत्त की तुलना कर पाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति किसी टायर ट्यूब को देखता है कोई बच्चा और बोलता है कि अरे ये तो वृत्त के जैसा है, तो वहाँ पर वो बोध स्तर को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से वह वृत्त का प्रयोग करके कोई अन्य काम कर पाता है तो वह उसका यानी सूत्र से सवाल को हल कर पाता है, तो वो अनुप्रयोग होगा। और जब वह अलग तरह के वृत्त की रचना कर पाएगा या विभिन्न प्रकार के वृत्त का खुद वो निर्माण कर लेगा तो वो उसका कौशल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चौथा आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 लड़कों PTR का औसत वजन 54.1/3 किलोग्राम है, जबकि 3 लड़कों TF और G का औसत वजन 53 किलोग्राम है। तो PTR, F और G का कितना होगा। तो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के वजन में कोई संबंध आपको नहीं प्राप्त होगा, यानी यहाँ जो जानकारी है वो अधूरी है। जैसे P, T और R का औसत वजन अगर आप निकालेंगे, औसत वजन दिया है तो इससे आप इसका कुल वजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुल वजन कितना हो जाएगा 54.1/3 गुने 3, यानी PTR का जो यहाँ पर कुल वजन हो जाएगा ये हो जाएगा 54.1/3 गुने 3। उसी तरह से यहाँ पर TF और G का जो औसत वजन है 53, तो कुल वजन हो जाएगा 53 गुने 3। लेकिन इससे आप जो है ये पाँचों का वजन नहीं निकाल पाएंगे, तो इस तरह से यहाँ जानकारी अधूरी है। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले को घनाकार डिब्बे में इस तरह रखा जाता है कि वह डिब्बे को चारों ओर से छुए। डिब्बे में खाली बची जगह का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि घन से, यानी घन का खाली जगह का जो आयतन निकालना है, तो घन के आयतन से गोले के आयतन को घटा देना होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यू, और माइनस जो आपको गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसको आप घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 36 × 6 - पाई, ऐसे ये जो है आंसर सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। दोनों संख्या के दोनों अंकों का योग 16 है।
तो पहले तो आप जोड़ के देखिए कि दोनों अंकों का योग 16 किस किस में है। तो 9 और 7 16 होता है, 7 और 9 भी 16 होता है, लेकिन 8 और 7 16 नहीं होता है, ये 15 है। तो ये तो पहले ही हट गया। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे कि दोनों अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, यानी आप उसको उलट के देखेंगे तो वो पहले संख्या से कम होनी चाहिए। अगर आप 79 को उल्टेंगे तो ये 97 हो जाएगा, अगर आप इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 97। तो ये तो पहली संख्या से अधिक हो रहा है। अब इसको देखिए, इसको आप बदलेंगे तो 79 होगा। तो 97 से 79 को आप घटाएंगे तो 18 आता है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला है प्रोजेक्ट अर्थात जीवन का एक ही भाग है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किसका है? ये कथन बेलार्ड का है। जो कथन वाले प्रश्न होते हैं उनको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि किसने क्या कहा था, और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए थे, तो आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो कथन किनका हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि की जाए तो वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो मान लीजिए पहले वर्ग का अगर भुजा x रहा होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x²। अब उसके क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो रही है, तो इस तरह से अगर आप उसकी भुजा को निकालेंगे, नई भुजा को निकालेंगे, तो ये आएगा आपको 1.4x, यानी पहले x था और अब आ गया 1.4x। तो इसका नया वाला जो वर्ग है इसका भुजा हो गया। तो अब इसके भुजा में वृद्धि आप निकालें तो नए में से पुराने को आप घटाएंगे तो ये आएगा आपको 0.4। तो ये आपको कितना प्रतिशत है पहले से? तो ये आपको 40% है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, p/q का पावर m इंटू q/r का पावर m इंटू r/p का पावर n का मान क्या होगा? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से होगा। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, p का पावर m बाई q का पावर m गुने q का पावर m बाई r का पावर m और इंटू r का पावर m बाई p का पावर m। तो देखिए q से q कट रहा है, r से यहाँ पर r कट रहा है और p से p, यानी 1/1। तो 1/1 इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि 5 मेज और 6 कुर्सियों की कीमत 2,884 रुपये हैं, तो 15 मेज और 18 कुर्सी की कीमत क्या होगी? तो मान लीजिए 5 मेज है तो 5 टेबल और प्लस 6 कुर्सी यानी 6 चेयर इक्वल टू हमारा है 2884। तो आपको यहाँ पर है 15 और 18, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 टेबल प्लस 18 चेयर। तो इसमें देखिए आप चाहे तो 3 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 5 टेबल प्लस 6 चेयर इक्वल टू कितना होगा? तो आपको 5 कुर्सी और 5 मेज और 6 कुर्सी की पहले से पता है कीमत, तो इसी तरह से उसमें आप 3 से गुना कर देंगे तो आपको कुल राशि पता चल जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये जो आपको चित्र भिन्न का चित्र दिया हुआ है उसके 5/4 का 32/15 गुना क्या होगा? तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देखते हैं कि 4 में से 3 भाग रंगा हुआ है, तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3/4 है। 3/4 का 5/4 का 32/15। तो यहाँ आप देखिए 4 गुने 4 16, ये 4 गुने 4 16, 16 दूना 32, यानी 2 बार में इससे ये कट जा रहा है। और इस तरह से
3 से आप यहाँ पर 15 को कर सकते हैं 5 बार में, और 5 से 5 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, जैसे अंग्रेजी है, गणित है, हिंदी है, इतिहास और विज्ञान है। यहाँ आपको 5 विषय का ग्राफ दिया हुआ है। अब इस विषय में जो अंक प्राप्त हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है। जैसे अंग्रेजी में आपको 55 है, गणित में 90 है, हिंदी में 40 है, इतिहास में 80 है और विज्ञान में 20 है। तो इस पूरे अंक का औसत क्या होगा? तो औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सारे अंक को जोड़कर 5 से भाग कर दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा औसत हो जाएगा 57, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि यदि 3 संख्याओं का लसा 9570 है तो मसा क्या होगा? तो देखिए, किसी भी संख्या का मसा जो होता है उससे लसा में पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से भाग करके कि किससे वो पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ 11 से ये विभाजित हो जाएगा, तो 11 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। तो पहले इसको समझिए। जैसे यहाँ पर एक तार है तांबे का, आप ऊपर देख रहे हैं कि ये कैसे, ये हमारा एक तार है। इसको जब वर्ग के आकार में इसको मोड़ करके बनाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हम भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ भुजा हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। और इससे हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप आपको हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। और पुनः यहाँ प्रश्न में कहा जाता है कि उस तार को एक वृत्त के रूप में घुमाया गया, यानी जो तार हमारा पहले था, यानी जो परिमाप होगा वही तार की लंबाई होगी। उसी तार को फिर यहाँ पर वृत्त के रूप में घुमा दिया जाता है, यानी इसका वृत्त का परिमाप हो जाता है 44 सेंटीमीटर। तो उससे अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे और उससे हम फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने पर हमको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 154। यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा 154, यानी कि ऑप्शन 3। अगला है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आंसर 4, यानी कि गणित। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण ऐसे तत्व हैं जिनसे बच्चों की गणितीय अवधारणा की समझ बढ़ती है। अतः कहा जा सकता है कि इनका प्रयोग गणित विषय की समझ बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी या सांख्य विधि संबंधी? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मापन करवा रहे हैं, अगर वो त्रिभुज संबंधी अगर वो प्रश्न हल करवाते हैं तो वो त्रिभुज की रचना, उसका माप वगैरह से संबंधित काम करा रहे हैं, तो वो मापन संबंधी कार्य हो जाएगा। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कंठस्थ करना, मापना, कल्पना साकार करना या अनुमान लगाना? तो किसी गणितीय समस्या के समाधान को रट लेना, याद कर लेना गणित के अनुसार सही प्रक्रिया नहीं है। गणितीय समस्या के समाधान के लिए प्रश्न को समझकर हल करना सही प्रक्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन है उसकी अपेक्षा पहला ऑप्शन सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गणित की प्रकृति कौन सी है? अलंकारिक, तार्किक, कठिन या इनमें से कोई नहीं? तो गणित की प्रकृति जो है वह तार्किक है।
किसी गणितीय समस्या के समाधान को रटा नहीं जा सकता है। इसकी समस्या को तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर ही हम हल कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसकी समस्या के समाधान के लिए तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि गणित की प्रकृति तार्किक है, यानी हम उसे तार्किक रूप से ही हल कर सकते हैं। अगला है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। आंकड़ों का केवल संगठन, आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुति, आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संगठन और प्रस्तुति। अगला प्रश्न है, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, मन की भाषा, शक्तिशालियों की शक्ति या मस्तिष्क का व्यायाम। तो यह मस्तिष्क का व्यायाम है, क्योंकि गणित तर्क पर आधारित होता है और इसमें हम क्रमबद्ध रूप से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो इस कारण से इसे मस्तिष्क का व्यायाम भी कहा जाता है। अगला है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो एंड क्रो ने या स्किनर ने? तो इसे किलपैट्रिक ने दिया था। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वह उद्देश्य जो शैक्षिक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। यहाँ है कि कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, तो उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या ये सभी। तो इसे शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है, यानी जो उद्देश्य शिक्षण के दौरान हमें प्राप्त हो जाएगा वो शैक्षणिक उद्देश्य कहलाएगा। अगला है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाने जाने चाहिए जिनसे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है किसका? शिक्षा नीति 1986 का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का या राधा कृष्णन का? तो ये शिक्षा नीति 1986 का ऐसा कहा गया है। शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि छात्र के स्तर को इतना बढ़ाया जाना चाहिए कि वे गणित को एक कठिन विषय न समझे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। पहला, गणित विषय में अक्रमबद्धता है। दूसरा, गणित की भाषा असांकेतिक है। तीसरा, यह एक रसहीन विषय है। या चौथा, यह एक मूर्त विषय है। तो देखिए, गणित में तो क्रमबद्धता पाई जाती है। दूसरा है कि इसकी भाषा सांकेतिक होती है, यानी ज़्यादातर चीज़ें हम सांकेतिक रूप से ही लिखते हैं कि अगर मान ले संख्या x है, इसको y से गुना करें तो ऐसा होता है। यह एक मूर्त विषय भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गणित की बहुत सारी संकल्पनाएं अमूर्त होती हैं। तो यहाँ पर एक रसहीन विषय कुछ अर्थों में कहा जा सकता है, क्योंकि गणित को उतने व्यापक ढंग से या अभी कह सकते हैं कि उतने सरस तरीके से अभी नहीं पढ़ाया जाता है, या उसके प्रकृति के अनुसार यह सामान्य रूप से उतना सरस नहीं होता है। तो इसे कुछ हद तक रसहीन कहा जा सकता है, नहीं तो इसका सही उत्तर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आप हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और कहीं पर आपको अगर कुछ समझने में परेशानी लग रहा हो या आपको लगा हो कि ये आंसर कोई और होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।